हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और लास्ट टर्म पे जो वीडियो आपको मिला होगा उसमें अपने शांता व्यक्त करने की विधियाँ पढ़ी हैं, तो उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपने उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अब उसी चैप्टर का अगला टॉपिक है विलेयता, जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं विलेयता। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ में आपको नोट्स भी बनाते चलने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विलेयता। तो विलेयता क्या होती है? सबसे पहला क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का यही आता है कि आखिर विलेयता, जैसे हम पढ़ने जा रहे हैं तो एक मन में क्वेश्चन होगा और होना भी चाहिए कि विलेयता क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करेंगे कि विलेयता क्या होती है, ये समझाएंगे आपको। फिर विलेयता को कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, नहीं जिनकी प्रेजेंस में विलेयता कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है ना, फिर आप ये समझेंगे यानी विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तब ये जाके टॉपिक कंप्लीट होगा आपका। तो चलिए पहले समझते हैं विलेयता क्या होती है। तो सबसे पहले डिफाइन ही करेंगे, फिर आपको समझाएंगे। तो विलेयता को परिभाषित कैसे आप करेंगे कि अगर आपके पास विलेय है और विलायक है, ठीक है, तो एक विलायक की आप एक निश्चित मात्रा लीजिए और उसमें कितना अधिकतम विलेय पदार्थ घोल सकते हैं, जो अधिकतम मात्रा आप घोलेंगे वही आपकी क्या होगी, विलेयता होगी, एक उस निश्चित ताप पर। ठीक है, तो फिर से परिभाषित करते हैं। यहाँ बच्चों लिखेंगे नहीं, आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा क्योंकि बार बार हम बोल दे रहे हैं। तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे, पॉइंट वाइज। जैसे मान लीजिए विलेयता हेडिंग डाल लिया आपने, तो फर्स्ट पॉइंट में आप जो हम बोल रहे हैं डेफिनेशन, वो डेफिनेशन आप लिखेंगे। फिर इसके बाद जो आपको एक्सप्लेन करने के लिए जितना कुछ भी समझाएंगे वो आप नोट कर लीजिएगा। उसमें से बाद में फिल्टर आउट कर सकते हैं कि हाँ कितना हमको अपने लिखने के लिए कितने एग्जाम्पल्स में रखना है, कौन से और कौन से छोड़ देने हैं। ठीक है ना, बात समझ पूरी जाए। तो इस तरह से पॉइंट वाइज बनाते चलेंगे तो नोट्स भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में कितना विलेय अधिकतम घोला जा सकता है, विलेय की वही अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। ठीक है ना, तो जब बात आती है विलायक की निश्चित मात्रा को, अगर निश्चित मात्रा को आपको डिफाइन करना पड़े तब आप डिफाइन करेंगे 100 ग्राम। तो कुछ बुक्स में या कुछ जगहों पर आपको इस तरह से भी डेफिनेशन मिल सकती है कि 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है उसे हम विलेय की विलेयता कहते हैं उस निश्चित ताप पर। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो वेसल हैं और इसमें हमने दोनों में 100 ग्राम विलायक ले रखा है, यानी 100 ग्राम वाटर ले रखा है। ठीक ना, जल। तो जल बहुत ज्यादा विलयनों में विलायक के रूप में यूज किया जाता है। यहां भी 100 ग्राम जल है। ठीक, अब सपोज करिए कि इसमें हमने 100 ग्राम जल में मान लीजिए हमने 20 ग्राम, कोई विलेय है, विलेय को हम ले लेते हैं चीनी, मान लेते हैं कि मान लीजिए हमने 20 ग्राम चीनी इसमें डिजोल्व करी और ये अधिकतम मात्रा चीनी की है जो इसमें हम डिजोल्व कर सकते हैं 100 ग्राम में। ठीक है, तो इसका मतलब चीनी की जो विलेयता है वो कितना कही जाएगी, 20 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक कही जाएगी। ओके, चलिए फिर से अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास जल है और इसमें हम नमक घोलना चाहें तो मान लीजिए कि जो जहां पर ये मैंने रखा है पात्र, जिसको नॉर्मली कमरे का ताप बोलते हैं, तो कमरे के ताप पर मान लीजिए कि आप इसमें मैक्सिमम 30 ग्राम नमक यानी NaCl 30 ग्राम नमक आप इसमें घोल दिए। ओके, तो क्या बोला जाएगा कि जो नमक की जल में विलेयता है वो कितनी है, 30 ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। ठीक है, तो इस तरह से विलेयता ये हो गई। और जब आपको ये वैल्यूज गिवन होती हैं, दी गई होती हैं, ये मान आपको पता होते हैं,
तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं। और इससे अब एकदम क्लियर है कि अगर यहाँ पर जैसे इस एग्जाम्पल को अगर हम लें, जो कि एक काल्पनिक एग्जाम्पल ही हम कहेंगे, एग्जैक्ट डाटा ये नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से डाटा है आपके पास, इस तरह की सूचना है, तो आप कह सकते हैं कि चीनी अपेक्षाकृत कम विलेय है और नमक ज्यादा विलेय है। ठीक ना? क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना लिखा है, ये विलायक की मात्रा दोनों जगह सेम है, लेकिन यहाँ अधिकतम हम 30 ग्राम नमक इसमें घोल सकते हैं, तो इसका मतलब नमक की विलेयता पानी में ज्यादा है और चीनी की कम हो जाएगी। ठीक ना? तो इस तरह से विलेयता का अगर मान आपको पता हो तो आप तुलना भी कर सकते हैं, कौन ज्यादा विलेय होगा, कौन कम विलेय होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया विलेयता की परिभाषा। अब विलेयता को आपने देखा कि यहाँ पर ग्राम और यहाँ पर भी 100 ग्राम विलायक लिया गया है, तो हम इसको कैसे व्यक्त करते हैं? ग्राम प्रति 100 ग्राम विलायक। ये बहुत सुविधाजनक नहीं है, तो इसको प्रायः हम मोल पर लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। और ज़्यादातर केमिस्ट्री में आपको ये वाला मात्रक मिलता रहेगा कि विलेयता को किस में व्यक्त किया जाएगा? मोल प्रति लीटर में। ओके, तो ये हो गया विलेयता की परिभाषा आपको बता दी और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाया। ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर लीजिएगा जिससे आप समझ सकें। ठीक है? नेक्स्ट आता है कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक ना? तो अगला टॉपिक क्या होगा? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ये हेडिंग आपकी हो जाएगी, तो हेडिंग डाल करके फिर लिखिएगा। दूसरा टॉपिक हो गया आपका विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट। ये इंग्लिश हो जाएगी इसकी। तो इसमें देखिए कारक में पहला है फर्स्ट विलेय व विलायक की प्रकृति। सबसे पहला रीजन यही मिलेगा आपको, विलेय व विलायक की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, दूसरा फैक्टर अभी डिटेल में इसको बताएंगे आपको। दूसरा फैक्टर हो जाएगा ताप, टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर हो जाएगा दाब। ठीक, ये मेन फैक्टर्स हैं। तो अब जो तीन फैक्टर हैं इसमें से प्रेशर, इसका कोई खास रोल नहीं होगा कहां पर, किस टाइप के विलयन में। यानी जब आप द्रव ठोस विलयन बना रहे हो, जब आप द्रव विलयन बना रहे हो मीन्स जब किसी द्रव में कोई ठोस पदार्थ आप घोल रहे हो, ठीक है, तो इस दाब का कोई खास इफेक्ट होता ही नहीं है। और किसी द्रव में अगर द्रव को घोल करके आप विलयन बना रहे हैं तब भी दाब का कोई खास महत्व तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन है कहां पर होगा? जब किसी द्रव में आप कोई गैस डिसॉल्व करेंगे, घोलेंगे, तब उसकी विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। मतलब इन दोनों टाइप के विलयनों के लिए, यानी जब आपका विलेय पदार्थ ठोस हो और द्रव हो और उसको द्रव में ही डिसॉल्व किया जा रहा हो, तो केवल दो फैक्टर आपके इंपॉर्टेंट हैं, विलेय व विलायक की प्रकृति और दूसरा हो गया ताप। ठीक है, दाब का कोई खास फर्क इन पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप किसी गैस को द्रव में घोल रहे हों, ठीक है, तब इन सबके साथ साथ दाब का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट इस पर होगा। तो इसके लिए गैस को जब हम द्रव में डिसॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप आगे टॉपिक इसी चैप्टर में ही है, हेनरीज लॉ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि दाब कैसे इफेक्ट करता है विलेयता को किसी गैस की। ठीक है, तो चलिए एक एक करके तीनों को हम डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों को डिटेल में समझते हैं इसको कि विलेय व विलायक की प्रकृति कैसे विलेयता को इफेक्ट करती है, कैसे उसको प्रभावित करती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये समझना होगा, इसमें दो ही चीजें होती हैं कि विलेय, जो विलेय पदार्थ है आपका वो कैसा है, वो
ध्रुवीय है या फिर आध्रुवीय है। दो तरह के होते हैं आध्रुवीय। और इसी तरह से विलायक होगा आपका, ये विलायक हो गया। और विलायक भी, इसकी भी प्रकृति कैसी होती है, ध्रुवीय, और कैसी होती है, आध्रुवीय भी हो सकती है, आध्रुवीय। ठीक है, दोनों ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। तो प्रकृति से हमारा यही मतलब है कि विलेय की ध्रुवीय प्रकृति है या फिर अध्रुवीय है। उसी तरह से विलायक की प्रकृति से भी यही मतलब होता है कि वो ध्रुवीय है या फिर अध्रुवीय है। ठीक है ना। अब एक सिद्धांत लिखा हुआ मिलेगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, इंग्लिश में है कि जिस प्रकृति का विलेय पदार्थ होगा उसी प्रकृति का विलायक होना चाहिए उसको घोलने के लिए। तो यही मीनिंग है लाइक डिसॉल्व लाइक का। तो ये हमने बना रखा है। अगर विलेय आपका ध्रुवीय प्रकृति का है तो आप समझ जाइएगा कि वो किस टाइप के विलायक में घुल जाएगा, ध्रुवीय विलायक में। और अगर वो विलेय पदार्थ आपका अध्रुवीय टाइप का है तो वो किस में डिसॉल्व होगा, आध्रुवीय टाइप का। अगर हम आणविक स्तर पर देखें तो ये आपको लिखा हुआ भी मिल सकता है और एक थ्योरी है जो सीधे से आप आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए विलेय पदार्थ आपके पास है तो उसमें आपको देखना होगा कि उसके बीच जो इंटरेक्शन है, जैसे विलेय पदार्थ है तो विलेय किससे बना होगा, अणु से, परमाणु से मिलकर बना होता है। तो उन अणुओं को जो आपस में बांधे रखने वाला फोर्स है, अंतराण्विक बल, वो किस नेचर का है, ठीक ना, किस प्रकृति का है। तो अगर वो सेम प्रकृति के दोनों हो गए, यानी जिस प्रकृति के आकर्षण बल से विलेय के अणु आपस में बंधे हुए हैं उसी प्रकृति के आकर्षण बल से अगर विलायक के अणु भी आपस में बंधे होंगे तो समझ जाइए समान प्रकार के अंतरा आणविक आकर्षण बल हैं और ऐसे पदार्थ आपस में मिक्स हो जाएंगे, आपस में घुल जाएंगे, यानी विलय हो जाएंगे उसमें। ठीक है ना। तो प्रकृति से यही मतलब है। अभी इसको हमको डिटेल में समझना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनमें कंफ्यूजन होगा कि ध्रुवीय और अध्रुवीय विलेय पदार्थ ये सब क्या होते हैं, कैसे हम पहचाने कि कौन ध्रुवीय हो जाएगा, कौन अध्रुवीय हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले विलेय पदार्थ, जो तरीका हम बताएंगे आपको ध्रुवीय अध्रुवीय होने का, वही दोनों के लिए एप्लीकेबल है, यानी विलेय को भी आप वैसे ही जज करेंगे वैसे ही विलायक को। तो आपने सुना होगा कि जल एक ध्रुवीय विलायक है। ओके, तो पहले हम जल को लेते हैं, क्यों ध्रुवीय विलायक है, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम जल का वास्तविक आणविक संरचना बनाएं तो कुछ इस तरह से होती है, वेंट शेप में होता है, वी के शेप में, उल्टे वी के शेप में। यहाँ पर ये H है, हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो वास्तव में क्या होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो ये सहसंयोजी बंध है, इसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है। ध्रुवीय से मतलब क्या है कि चूंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है और हाइड्रोजन की कम, तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खींचेगा, ऑक्सीजन ज्यादा उसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन है वो बीच में ना रह करके ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा चला जाएगा। तो इसको मान लेते हैं कि इसने आंशिक रूप से ग्रहण कर लिया और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस नेगेटिव चार्ज लगा दिया था, तो ये नेगेटिव चार्ज लगा दिया गया पार्शियल। तो जब इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा तो इस पर डेफिनेटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लगेगा। ओके, आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा। तो जो तरीका यहाँ अप्लाई करें वो यहाँ भी करना है, यानी इस सिरे पर भी आंशिक धनावेश और इस बॉन्ड के कारण भी इस पर आंशिक ऋणावेश आएगा। तो कुल मिला के अगर हम जल के अणु को देखिए इस तरह से लिखा दें ऐसे, या फिर जल के अणु को हम ऐसे दिखा दें, इस तरह से प्रदर्शित करें, तो आप मान लीजिए कि एक सिरे पर ऑक्सीजन है जो कि कैसा है, ऋणावेशित है, और एक साइड में इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पर वर्क करेगा यहाँ पर, तो एक साइड में आपका क्या हो गया, धनावेश हो गया। ओके, तो ये जल का एक अणु का हमने इस तरह से संरचना बना दी। तो इसमें क्या दिखा आपको, एक एंड पर नेगेटिव चार्ज, एक एंड पर पॉजिटिव, तो इसमें कितने ध्रुव बन गए, दो ध्रुव, इसीलिए नाम पड़ा इसका ध्रुवीय। तो ये जल का अणु कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। ठीक है। और चूंकि
ये मैक्सिमम विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए जल एक ध्रुवीय विलायक की तरह यूज हो गया। ठीक है, इसीलिए सेंटेंस बोला जाता है कि जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो चूंकि जल के अणु में दो ध्रुव हैं और विलायक की तरह इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए नाम इसको हम बोलेंगे जल एक ध्रुवीय विलायक। तो ये इस स्ट्रक्चर के बदले अब इसको आप ध्यान दीजिए जरा। अब मान लीजिए ये जल हमने ले रखा है, ध्रुवीय विलायक है, और चूंकि ये ध्रुवीय विलायक है तो इसमें जो एक अणु का दूसरे अणु के साथ, अभी हम जल की बात कर रहे हैं, ये जल का एक अणु है इस तरह से, ठीक है। अब ज्यादा नहीं बनाएंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। तो जल के लिए अणु कुछ अणु हमने बना लिए। तो देखिए इसमें किस प्रकार का आकर्षण बल लग रहा है। देखिए चूंकि ये धन है और ये ऋण है, तो विपरीत आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। ठीक है ना, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर जो आकर्षण बल की प्रवृत्ति है वो स्थिर वैद्युत आकर्षण है, और इसमें जल के केस में इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसीलिए हुई क्योंकि ध्रुवता है इसमें, अदरवाइज नहीं होती। तो ये इस तरह का आकर्षण बल के बीच काम कर रहा है जल के अणुओं के बीच, जो आकर्षण बल लग रहा है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या है कि एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल ही है, ये लग रहा है। अब मान लीजिए इस जल में हमने हाइड्रोकार्बन डाल दिया। हाइड्रोकार्बन जैसे मान लीजिए बेंजीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, कोई भी ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है उसको हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अगर इस तरह से आप सीखेंगे तो आप एक एग्जांपल में आपको 10 एग्जांपल याद रहेंगे। ठीक ना, जैसे ये हो गया CH3 एथेन हो गया, CH4 मेथेन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो ये सारे जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं अमूमन ये सब अध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? अध्रुवीय। अब इनको अगर आप इसमें डिसॉल्व करेंगे, इसमें घोलेंगे तो ये इसमें घुलेंगे ही नहीं, क्योंकि इनकी प्रकृति अध्रुवीय और इसकी प्रकृति जल की ध्रुवीय, इसलिए इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अब आप आसानी से पहचान सकते हैं कौन किस में घुल सकता है। इसको पढ़ने के बाद आप भले ही ना बता पाए कि कौन कितना ज्यादा विलय होगा, लेकिन इसका अनुमान आप जरूर लगा लेंगे। यानी आप मात्रात्मक संबंध तो नहीं विकसित कर पाएंगे, लेकिन गुणात्मक संबंध जरूर विकसित कर सकते हैं अगर आप इनको अच्छे से समझ रहे हैं कि हाँ ये ध्रुवीय है अध्रुवीय है, तो आप अनुमान लगा लेंगे कि कौन किस में विलय हो पाएगा। ठीक है ना। बेंजीन का सूत्र ये होता है C6H6, ये भी इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। अब आप 10 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आपसे पूछा जाए बेंजीन घुलेगा? नहीं घुलेगा। मेथेन इसी तरह से हमने वर्ड बोल दिया हाइड्रोकार्बन, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन आपके यहाँ लिखा जाए तो भी नहीं घुलेगा। इसी तरह से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये भी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है। नॉर्मली इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं CH3 CH2 मतलब एल्किल हाइड होते हैं, ये भी डिसॉल्व नहीं होंगे, बहुत कम। यहाँ पर थोड़ी सी ध्रुवता है, लेकिन ये सब घुलते नहीं, इसलिए इनकी विलेयता बहुत कम हो जाएगी पानी में। लेकिन जैसे हम NaCl बोलेंगे, NaCl, KCl, ठीक ना, इस तरह के तमाम साल्ट होते हैं जैसे Na2SO4। अब इनको आप जब पानी में डिसॉल्व करेंगे, आपने देखा भी होगा चीनी है, इसको आपने डिसॉल्व कर दिया तो ये सभी डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे पानी में। क्यों? रीजन क्या है इसका? क्योंकि NaCl, KCl ये सब ध्रुवीय प्रकृति हैं, ये सभी ध्रुवीय हैं, आयनिक कंपाउंड हैं, और इसलिए इसमें घुल जाएंगे। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं उसमें भी जो Na और Cl के बीच में, या K और Cl के बीच में, या सल्फेट और सोडियम के बीच में, इनमें जो आकर्षण बल की प्रकृति होती है वो वही होती है जो यहाँ पर है, यानी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो दोनों के बीच आकर्षण बल की प्रकृति समान है, यानी ये भी ध्रुवीय है ये भी ध्रुवीय, इसलिए आसानी से इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। और इस बात को और गहराई से अगर आप समझें तो आप खुद भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हाँ ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा इस तरह से। चलिए इसको भी और डिटेल में समझते हैं कैसे घुलेगा। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए NaCl है, KCl, जितने भी आयनिक यौगिक हैं उनके क्रिस्टल में Na+, Cl-, Na+, Cl-, इस तरह से
जो आयनिक यौगिक होते हैं क्रिस्टल चालक बनाए होते हैं, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, इस तरह से। तो ये क्रिस्टल चाल बना हुआ है और यहाँ पर हर एक Cl अपने चारों तरफ से अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल का अनुभव करता है, आकर्षण बल से बंधा होता है, तभी इसको एक जाल जैसी संरचना बोला जाता है और नाम देता है क्रिस्टल जाल। अब यहाँ पर हम इसको डिटेल नहीं बता पाएंगे, ये टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा आपको। तो ये क्रिस्टल जालक होता है, अमूमन इसका भी होगा, इसका भी होगा, सारे आयनिक कंपाउंड का इस तरह से क्रिस्टल जालक होता है, जिसमें धन आयन और ऋण आयन आपस में क्या होते हैं, यहाँ पर भी देखिए वही चीज है जो यहाँ पर है, ठीक ना। बस यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी जो परिमाण है, आकर्षण बल का जो मान है वो थोड़ा सा कम है, यहाँ ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो Cl ये भी ऋण आवेश है, ये धन आवेश है, विपरीत आवेश के बीच यहाँ भी स्थिर वैद्युत आकर्षण बल काम करेगा, तो दोनों की प्रकृति सेम है। इसलिए जब इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे तो होगा क्या, जैसे आप सपोज करिए कि NaCl को हम पानी में डाल रहे हैं, तो ये पूरा क्रिस्टल, एक छोटा सा क्रिस्टल होता है, वो पूरा वाटर में जाएगा। जब वाटर में जाएगा तो जल के ध्रुवीय अणु जो हैं उसको चारों तरफ से घेर लेंगे, इसको बोलते हैं सराउंड कर लेना, ये घेर लिया इसको। अब चूंकि Cl नेगेटिव है तो इसमें जल का धन वाला सिरा जो है इसके निकट आ जाएगा। तो शायद आप समझ सकते हैं कि जब इतने धनावेश Cl माइनस को अपनी ओर खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो जो इसका क्रिस्टल जालक में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है Na के साथ वो कमजोर पड़ जाएगा और Cl क्या होगा, Cl का जो आकर्षण बल है वहां क्रिस्टल से टूट जाएगा और ये जल के द्वारा मतलब वो ब्रेक कर लिया जाएगा और जल इसको चारों तरफ से घेर लेगा। अगर एक नया स्ट्रक्चर हम बनाएं, उसको यहाँ दिखाते हैं, तो कुछ इस तरह से घटना होगी। अब मान लीजिए हम क्या दिखा रहे हैं कि Cl माइनस जो है क्लोराइड आयन वो अपने जालक से अलग हो रहा है, ये अलग हो गया और इसको किसने अट्रैक्ट किया, भाई जो आकर्षण बल यहाँ था वो अब जल के लगा दें, जिसका आकर्षण बल ज्यादा होगा उसी तरफ चले जाएंगे। तो Cl अपने जालक से बाउंड उसका ब्रेक हो गया और इसको जल के अणुओं ने चारों तरफ से घेर लिया और इसको हम बोलते हैं, अब ये डिसोल्यूशन हो गया, नहीं Cl माइनस आयन सॉल्वेटेड हो गया, विलायकीकृत हो गया, ठीक ना, विलायक से गिर गया। तो यही रीजन है कि आप जब नमक घोल देते हैं, जब वो घुल जाता है तो आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ता कहाँ है, क्योंकि वो चारों तरफ से जल के अणुओं से कवर हो गया। यही चीज Na के साथ क्या होगा, यहाँ मैं एक का एग्जाम्पल लिया हूँ, जैसा मैंने यहाँ दिखाया वैसे हर एक के साथ हो रहा होगा, सबको चारों तरफ जल के अणु घेर रहे होंगे और वो अपनी ओर उनको अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से इनका पूरा क्रिस्टल लैटिस ब्रेक हो जाएगा और सभी जल में घुल जाएंगे, जल के चारों अणुओं से चारों तरफ से घिर जाएंगे। इसी को बोलते हैं बेटा जल मतलब आयनिक यौगिकों का जल में घुलना। तो रीजन आप समझ में आया होगा, प्रकृति का क्या फर्क पड़ता है, कैसे डिसॉल्व होता है, पूरी प्रक्रिया आपको हमने समझाई, ठीक ना। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, अगर ये जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लग रहा है जाल में, कोई ऐसा आयनिक यौगिक भी हो सकता है जो पानी में ना घुले, कोई ऐसा हो सकता है जो कम घुले, कोई ऐसा भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा घुल जाए। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि उसके क्रिस्टल जालक में अट्रैक्शन फोर्स कितना है, यानी सारा जो मैटर है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है, यानी विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल का ही है। आप गंभीरता से इसको सोचिएगा। तो अगर मान लीजिए ये जो फोर्स है यहाँ पर, जो अट्रैक्शन फोर्स है यहाँ पर, ये बहुत स्ट्रांग नेचर का है, यानी इसको तोड़ने के लिए हमको बहुत ऊर्जा चाहिए। तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसको जालक ऊर्जा भी बोलते हैं। तो जालक ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है और जब जल के अणु इसके चारों तरफ इसको घेरेंगे और घेरने से जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा उसके कारण भी एनर्जी निकलेगी, उसको बोलते हैं जलयोजन एनर्जी, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन। तो जलयोजन ऊर्जा जो है वो कम पड़ जाएगी, ये क्रिस्टल लैटिस ब्रेक नहीं होगा और ऐसे पदार्थ अपेक्षाकृत कम घुलेंगे। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कमजोर है तो घुल जाएंगे थोड़ा सा, अगर काफी कमजोर है तो ज्यादा घुल जाएंगे। तो कुल मिला के इसको आप थर्मोडायनेमिक्स में इसका जो ऊर्जा वाला पक्ष है, लैटिस ऊर्जा, हाइड्रेशन एंथैल्पी, कब कम ज्यादा होगी, कैसे होगी, कौन ज्यादा घुल जाएगा, ये सारा मैटर आपका है 11th क्लास में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में आप लोग पढ़िएगा तो वहां पर भी लिखा हुआ है।
ठीक ना, ज़्यादा ऊर्जा बचे। तो वो भी माइंड में रखना होता है यहाँ पर, अगर रखे रहेंगे तो ज़्यादा समझ बढ़िया से आएगा आपको। अब यहाँ पर हम पूरा और डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा टॉपिक एक ही हो जाएगा फिर आपका, ठीक है ना। तो इतना मैंने प्रकृति के बारे में डिस्कस किया। तो ये आयनिक यौगिक जो होते हैं ध्रुवीय प्रकृति के थे, इसलिए जल में घुल गए। अब आप चाहो तो अनुभव कर सकते हो कि नमक घुले और आपके घर में मान लीजिए डीजल होगा, पेट्रोल होगा, मिट्टी का तेल होगा, ठीक ना, तो उसमें आप डिजॉल्व करके देखिए, या सरसों के तेल में डिजॉल्व कर दीजिए, आप नमक देखेंगे नहीं घुलेगा, ठीक ना, लेकिन पानी में घुल जा रहा है। तो रीजन वही है कि जो मिट्टी का तेल है या जो डीजल है या पेट्रोल है या सरसों का तेल है, इन सबका ध्रुवीय नेचर नहीं है और नमक आपका ध्रुवीय नेचर का है, इसलिए नमक उस तेल में नहीं घुलेगा। तो मेरे ख्याल से प्रकृति का आइडिया आपको लग गया होगा, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं और उसको आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख भी सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, ठीक है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन हो कि हमारे पास जल है, अगर प्रकृति का आपको अच्छा आइडिया है तो आप तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ये जल है, अब मान लीजिए इस जल में हमने डिसॉल्व किया HCl, HCl गैस है, ठीक है, और इसी में आपको डिसॉल्व करना है ऑक्सीजन गैस। तो क्या आप इन दोनों में आंसर दे सकते हैं कौन ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगी? जब इस तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे तो कैसे आंसर देंगे? तो आप सीधे उस विलेय पदार्थ की प्रकृति पर आप पहुंचिएगा, क्योंकि विलायक तो जल ही, उसमें कुछ करना नहीं, तो ध्रुवीय का है, आपको पता है। इन दोनों में आप ढूंढिए कौन ध्रुवीय है। तो अगर आपको कुछ समझना का आइडिया है, 11th आपने अच्छे से पढ़ा है, मेहनत करी है, तो डेफिनेटली समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं। ऑक्सीजन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है, दोनों समान प्रकार के परमाणु हैं, दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में कोई अंतर नहीं है तो इस पर कोई ध्रुवता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन HCl में क्या है, इस तरह का संरचना होता है, Cl की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, साझे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब ये जो HCl का एक अणु है, जैसे ये HCl के अणु है, तो ये HCl के अणु कैसे होंगे? ध्रुवीय हो जाएंगे। अब आप कंफर्म हो गए, चूंकि ये ध्रुवीय अणु है इसलिए जल में ज्यादा घुलेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि HCl ज्यादा घुल जाएगी इसमें इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होगी लेकिन HCl ज्यादा घुल जाएगी, ठीक है ना। आपने प्रकृति को अच्छे से समझ लिया, आप पहचान भी सकेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी हमने और बता दिए आपको। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये प्रकृति वाला एकदम क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा जो फैक्टर था वो है ताप। तो ताप भी विलेयता को प्रभावित करते हैं। दूसरा फैक्टर है, ये पहला फैक्टर था, ये दूसरा कारक हो गया ताप, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये विलेय पदार्थ आपका है, ये विलेय पदार्थ है, और जब ये विलयन यानी विलायक में घुलेगा तो विलयन बन जाएगा। और मान लीजिए जब विलेय पदार्थ विलायक में घुल करके विलयन बनाता है तो उस समय ऊर्जा निकलती है। एक घटना ये हो सकती है, और दूसरी घटना ये हो सकती है कि जब विलेय जल में या किसी विलायक में घुल करके और विलयन बनाता है तो उस समय ऊर्जा अवशोषित हो सकती है। ये दो घटनाएं हो सकती हैं, और तीसरी भी घटना पॉसिबल है, कुछ भी ना हो, वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक ना, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं। तो ये मेन दो का हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इस टाइप का विलेय पदार्थ है कि अगर किसी भी विलेय पदार्थ को किसी विलायक में विलीन करने पर, घोलने पर, जब वो घुलता है उसमें तब ऊर्जा निकलती है। तो ऐसे सिस्टम में जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे, तो इस विलेय पदार्थ की जो विलेयता है वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। यानी अगर विलेय पदार्थ का घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो क्या होगा? ली चैटलियर प्रिंसिपल एक पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, लास्ट नियम बोलते हैं हिंदी में। तो उसके हिसाब से चूंकि विलेय पदार्थ जब घुल रहा है तो ऊर्जा निकल रही है, और अगर आप ताप बढ़ा देंगे तो उस नियम के अनुसार क्या है कि साम्य उधर विस्थापित हो जाएगा जिधर
ऊर्जा में खपत होती है, तो ऊर्जा की खपत बैकवर्ड डायरेक्शन में है, यानी विलय में नहीं जाएगा बल्कि क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कहने का मतलब आपको सीधा इतना ध्यान रखना है कि ऐसे सभी पदार्थ जिनका घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, अगर वैसे निकाय में ताप आप बढ़ा देते हैं तो उनकी विलयता में कमी आ जाएगी। लेकिन इसके उल्टे अगर आप देख रहे हो कि किसी विलेय पदार्थ का घुलना एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी जब वो घुलता है तो ऊष्मा अवशोषित होती है, तो समझ जाइएगा ऐसे पदार्थों के घुलते समय, यानी जब आप विलीन कर रहे हैं उसमें ताप बढ़ा देंगे अगर, तो उनकी विलयता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है आप पहचानोगे कैसे ऐसे पदार्थों को? तो उसके लिए कोई बहुत इतना सटीक रूल तो नहीं, हाँ लेकिन एक जनरलाइजेशन है, एक सामान्यीकरण है कि अमूमन जो आयनिक यौगिक होते हैं, कैसे यौगिक? आयनिक यौगिक। तो अगर आयनिक यौगिक जो होते हैं इनका वास्तव में घुलना, जब इनको आप पानी में डालोगे, जैसे NaCl है, KCl है, इसी तरह से आप यूरिया और चीनी के लिए भी कह सकते हैं, ये सारे पदार्थ जब पानी में घुलते हैं तो अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित करते हैं, इसलिए जिस पात्र में रखे होते हैं वो आपको थोड़ा सा ठंडा महसूस होगा। ठीक ना, यानी इन सभी का घुलना क्या है? एक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। तो एक लाइन आप बना सकते हैं, ट्रिक पॉइंट आपका तैयार हो जाएगा कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, चाहे NaCl हो चाहे KCl हो, और वो हाइड्रेट ना बनाते हो, जैसे आपने बहुत सारे फार्मूले देखे होंगे कि MgSO4 डॉट 7H2 6H2 10H2, अगर इस तरह का उनमें हाइड्रेट बनाने की प्रवृत्ति नहीं है और वो आयनिक यौगिक हैं जैसे NaCl है, KCl है, इस हाइड्रेट नहीं बनाते, तो इन सब का जो घुलना होगा वो अमूमन देखा गया है कि ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। लेकिन अगर वो हाइड्रेट बनाते हैं तो इनका घुलना एक क्या हो जाएगा? ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम हो जाएगा। ठीक ना, इसी तरह से कुछ और सॉलिड हैं, जैसे चूना आपने सुना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड है, इसका भी जब ये घुलता है तो इसका भी घुलना एक ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है, यानी ऊष्मा निकलती है। तो अगर आपने लाइम को वाटर में डिसॉल्व किया, जैसे चूने को आपने पानी में घोला, और इसका घुलना चूंकि एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और आप चूने को घोल भी रहे, नीचे से पात्र को गर्म भी कर रहे हैं, तो इस चूने की जो घुलने की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी, यानी उसकी विलयता घट जाएगी, इसलिए आपको गर्म नहीं करना है। तो ऐसे जिसमें ऊर्जा निकल रही है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, शॉर्ट में लिख लीजिए कि जिसमें ऊष्मा निकलती है जिस पदार्थ के घुलने से, उसको ताप बढ़ाने से उसमें कमी आएगी विलयता में, और ताप घटाने से वृद्धि होगी। ठीक है ना, तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी शायद आपको। अब तीसरा फैक्टर आपको बताया था दाब का। दाब का प्रभाव को बता दिया पहले मैंने कि अगर आपका ठोस पदार्थ किसी द्रव में आप घोल रहे हैं, या द्रव को द्रव में घोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए अल्कोहल को आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं पानी में, तो उसमें दाब का कोई प्रभाव नहीं है। दाब का प्रभाव सिर्फ वहीं पर है जहां पर आप कोई गैस ले रहे हो। ठीक है ना, तो इसका भी एक सीधा सा संबंध है कि कोई भी गैस हो, गैस जैसे ये हमने एक विलायक ले रखा है पानी, और इसमें ये तीसरा फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं दाब का। ठीक ना, दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा तो मैंने बता दिया आपको, ठोस और द्रव वाले जो विलेय पदार्थ हैं उन पर कुछ नहीं होगा इसका प्रभाव। हाँ, लेकिन अगर गैस है, ये गैस है और इसको आप किसी द्रव विलायक में घोल रहे हैं, तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, इस गैस की इस विलायक द्रव विलायक में जो विलेयता है वो बढ़ती चली जाएगी, दाब बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक ना, ये सीधा सा रिलेशन है गैस के लिए। और अगर गैस का द्रव में जो घुलने की प्रक्रिया है उसमें आप ताप का अध्ययन करना चाहें, ताप के बारे में जानना चाहें, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि भाई ताप बढ़ाएंगे तो गैस तो निकल करके बाहर चली जाएगी। यानी ये 100% मतलब लॉजिक ही है कि इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी गैस को आप विलीन करें और टेम्परेचर भी बढ़ा रहे हैं तो गैस की विलेयता हमेशा कम हो जाएगी। ठीक ना, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी प्रकृति वाला फैक्टर वही है जो यहाँ पर है, गैस के लिए भी वही है। अब दाब का अलग से हो गया, तो दाब के लिए भी मैंने बता दिया आपको कि गैस की विलेयता दाब बढ़ाने से बढ़ेगी और दाब घटाने से घट जाएगी, सीधा सा रिलेशन है। ठीक ना, और इसका मात्रात्मक संबंध हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ में।
ठीक है, तो ये हो गया आपका विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको नोट्स अपने तैयार कर लीजिएगा। ठीक ना, और मुझको थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा कि हाँ इससे कुछ लाभ हो रहा है कि नोट्स, क्योंकि लिखाने में क्या होगा, अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत टाइम लगता है उसमें। ठीक ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए चूंकि आपका कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाए थोड़े से शॉर्ट समय में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे क्लास में अमूमन पढ़ाता हूँ तो वैसे आपको बोल दिया मैंने। तो आप डेफिनेशन लिखिए और फिर सारे पॉइंट लिखिए, हेडिंग डालिए, आपका नोट्स तैयार होता रहेगा। फिर भी अगर कोई कठिनाई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए उसको क्या समस्या होती है। ठीक है ना, इसके बाद अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ। ओके, तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है ना, और गैस की द्रव में विलेयता के लिए एक नियम है, हेनरी का नियम। काफी इंपॉर्टेंट नियम होता है, काफी पूछा भी जाता है। ठीक है ना, तो हेनरी का नियम इससे संबंधित क्यों है, उसका रीजन है कि जो गैस की द्रव में विलेयता थी उसमें हेनरी एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक मात्रात्मक संबंध विकसित किया कि भाई अगर गैस का प्रेशर बढ़ाया जाएगा तो कितना घुल जाएगा। मतलब हमको तो ये पता था कि भाई अगर गैस का दाब हम बढ़ाएंगे तो गैस ज़्यादा घुलेगी, बट कितना घुलेगी ये नहीं पता था। तो इस टाइप का एक रिलेशन डेवलप किया हेनरी ने, इसीलिए ये नियम महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक ना, एक मात्रात्मक संबंध उन्होंने व्यक्त कर दिया। तो चलिए समझते हैं पहले गैस की द्रव में जब विलेयता आप पढ़ेंगे तो कल मतलब अभी पीछे बताया था टॉपिक में आपको कि इस पर प्रेशर का काफ़ी इफेक्ट होता है। अगर कोई ठोस या द्रव आप किसी द्रव में घोल रहे हों तो उस पर प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं होता, लेकिन गैस पर होता है। जैसे यहाँ पर मैंने दो फिगर बनाए हैं, तो जो ये लाइन है ये, इसके नीचे आप मान लीजिए कि द्रव है, यहाँ पर ये द्रव है। ठीक ना, और ये खाली स्पेस है, यहाँ पर गैसेस भरी है और ये एक पिस्टन लगा हुआ है। इस पिस्टन से मान लीजिए हमने पी दाब लगाया, तो इस दाब पर क्या हुआ कि जो ये गैस के अणु हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने दिखाया है थोड़ा बड़े साइज में, गैस के अणु ये हैं। तो ये गैस के अणु जो यहाँ थे कुछ इसमें से डिजॉल्व हो गए, मतलब इस द्रव में घुल गए हैं, और उनको इस तरह से मैंने दिखा दिया है। ठीक ना, ये द्रव में घुले हुए गैस के अणु हैं। तो पी प्रेशर पर मान लीजिए इतना घुल गए। ये हमने रिवर्सिबल का निशान इसलिए लगाया है क्योंकि एक निश्चित दाब पर ये एक इक्विलिब्रियम हो जाता है, मतलब गैस के अणु जो फ्री स्पेस में है, खाली जगह पर है, वो जाके विलेन में मतलब द्रव में घुल जाएंगे और द्रव से उतने ही अणु क्या हो जाएंगे, निकल करके बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से एक इक्विलिब्रियम, यानी जितने गैस के अणु यहाँ द्रव से निकल करके यानी विलायक से निकल करके फ्री स्पेस में जाएंगे, उतने ही फ्री स्पेसेस में आ जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर द्रव में अणुओं की संख्या निश्चित बनी रहेगी। तो मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉलिक्यूल्स इसमें डिजॉल्व है। तो यही इक्विलिब्रियम चलता रहेगा। यहाँ से मान लीजिए 2 निकल गए तो 2 फिर आ जाएंगे इस दाब पर। लेकिन जैसे ही हमने दाब बढ़ा के लगभग 2 गुना कर दिया, तो दाब बढ़ाने से क्या होगा, अब एक नया इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब जो फ्री स्टेज में गैसियस मॉलिक्यूल थे उनमें से और ज्यादा मॉलिक्यूल इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, इसमें घुल जाएंगे। तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इनकी विलेयता बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए नंबर्स हमने बढ़ा दिए हैं। तो ये आपको समझाने के लिए बनाया था कि प्रेशर बढ़ाते रहने पर गैस के द्रव में विलेयता बढ़ती जाएगी, अर्थात गैस के अणुओं की संख्या द्रव में विलायक में बढ़ती जा रही है। तो जब बढ़ती जा रही तो बोलेंगे विलेयता भी बढ़ती जा रही थी। ये सीधा सा रिलेशन हो गया और इसको हम बोलते हैं गुणात्मक रिलेशन, कि दाब बढ़ाया विलेयता बढ़ गई। ठीक है, अब इसी के संबंध में हेनरी ने एक नियम दिया। वो क्या था, उन्होंने बोला कि अगर जैसे मान लीजिए इस कोई गैस है और गैस का आंशिक दाब जितना ज्यादा होगा तो गैस की विलेयता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक ना, समानुपाती होगी, ऐसा रिलेशन दे दिया। अब क्वेश्चन है किसके समानुपाती होगी। विलेयता को हम ग्राम प्रति लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, मोल पर लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अगर देखा जाए तो विलेयता है क्या, विलेयता है अमाउंट ही तो है, मात्रा ही तो है।
और मात्रा, गैस की जो मात्रा है इस विलायक में, उसको हम तरह तरह से व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकाला और जो रिलेशन डेवलप किया वो मेनली था कि हम विलेयता को, गैस की जो विलेयता है यानी जो घुली हुई मात्रा है, उसको हम मोल प्रभाज में व्यक्त करें। किसमें? मोल प्रभाज में। ना तो उसको हम मोलरिटी में व्यक्त करें, ना मोलालिटी में, ना नॉर्मेलिटी में, ना किसी और तरीके में। यानी रिलेशन जो डेवलप किया उन्होंने किसके बीच? गैस के आंशिक दाब और किसके बीच? गैस के मोल प्रभाज के मध्य। ठीक है ना? तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो गैस का, अभी तो हमने इसको पढ़ा ही था आपको कि जैसे जैसे गैस के ऊपर हमने दाब ज्यादा लगाया वैसे वैसे गैस डिसॉल्व हो गई। और इसी को एक गैस जो किसी द्रव की सतह पर प्रेशर लगाती है, उसको हम, उसके दाब को हम व्यक्त करते हैं आंशिक दाब के रूप में। तो आंशिक दाब को भी समझाएंगे, पहले हेनरी लॉ हम बता दें आपको। आंशिक दाब को P से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो X हमने लिखा है इसका मतलब है मोल प्रभाज। ये मोल प्रभाज हो गया गैस का। ठीक है ना? तो हेनरी लॉ को अगर आप परिभाषित करें तो कैसे हो जाएगा कि निश्चित ताप पर, ठीक ना, किसी गैस का द्रव में मोल प्रभाज द्रव की सतह पर उसके आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक ना? यानी जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा उतना ही ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स इस विलेन में आ जाएंगे, कहने का मतलब विलायक में घुल जाएंगे। ठीक ना? तो P समानुपाती हो गया X गैस, यानी गैस का मोल प्रभाज। अब ये समानुपात का अगर चिन्ह हटा दे तो आ जाएगा P इज इक्वल टू KH X गैस। मतलब ये जो इसमें KH है वो क्या हो गया? KH हो गया हेनरी नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? हेनरी नियतांक। ठीक है ना? और ये हेनरी नियतांक दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक गैस व विलायक की प्रकृति पर। विलायक की प्रकृति, तो प्रकृति को आपको हमने समझा दिया है काफी पहले भी, वही ध्रुवीय है कि नहीं है, गैस भी ध्रुवीय है अथवा नहीं है, तो कैसी गैस है, कैसा विलायक है, इसी पर डिपेंड करेगा KH की वैल्यू। दूसरा ताप पर निर्भर करेगा। ठीक ना? KH की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? ताप पर, यानी अलग अलग टेम्परेचर पर हेनरी नियतांक का मान अलग अलग होगा। ठीक है? तो ये हो गया किसका नियम? हेनरी का नियम। एक बार फिर से रिवाइज कर दें कि हेनरी का नियम क्या है कि किसी गैस का आंशिक दाब विलयन में उस गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। जैसे आप देख रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं, और अगर इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे ही समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? ये कोई द्रव है, ठीक ना, और यहां पर पूरा गैस है, और चूंकि एयर होती है तो एयर में गैस A भी हो सकता है, गैस B भी हो सकती है, गैस C भी हो सकती है, बहुत सारे मिक्सचर होते हैं, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो मान लीजिए हम एक कोई गैस ले लें, इस V की इस द्रव में विलेयता कितनी होगी? ठीक ना? तो क्वेश्चन है कितनी होगी? जितना इसका आंशिक दाब होगा इस सतह पर। आंशिक दाब से मतलब है, आंशिक दाब का मीनिंग तब निकलता है जब हम कई गैसों के मिश्रण यूज करते हैं। अगर एक अकेली गैस है तो वहां पर आंशिक दाब और कुल दाब दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है ना? लेकिन जब एक से ज्यादा गैसेस हैं तो एक अकेली गैस के द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसी को हम नाम क्या देते हैं? आंशिक दाब। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, इसको लिटरल मीनिंग आप जरूर समझते रहिएगा आंशिक दाब की। तो कहने मतलब B का आंशिक दाब इस द्रव की सतह पर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा B इसमें डिसॉल्व हो जाएगी, B के मॉलिक्यूल्स विलायक में आ जाएंगे। A का आंशिक दाब यहाँ सतह पर कम है तो कम घुलेगी, B का ज्यादा है तो ज्यादा घुल जाएगी। तो यही रिलेशन डेवलप किया किसने? हेनरी ने, कि किसी गैस का जो मोल प्रभाज होता है विलायक में यानी विलेन में किसी गैस का जो मोल प्रभाज है वो किसके समानुपाती है? आंशिक दाब के। ठीक ना? या गैस का आंशिक दाब जो है वो विलेन में उपस्थित गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है? ये पार्शियल प्रेशर का हमने एक फार्मूला भी लग रखा है, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस,
यानी गैस का आंशिक दाब बराबर क्या होता है। मान लीजिए आपको गैस के मोल्स वगैरह दिए हो तो आप निकाल सकते हैं इस फार्मूले से कि गैस का आंशिक दाब, जिस गैस का आंशिक दाब आप निकालना चाह रहे हैं उसी गैस के मोल, यानी उस गैस के कुल कितने मोल हैं उस मिश्रण में, और कुल गैसीय मोल यानी जितनी भी गैसेज हैं उनके सारे गैसों के मोल्स आप ऐड कर लीजिए, तो वो हो जाएगा कुल गैसीय मोलों की संख्या, ठीक ना। और इसी को हम मोल प्रभाज भी कहते हैं गैस का। यानी अगर आप इसको और शॉर्ट करना चाहें तो लिख सकते हैं कि गैस का आंशिक दाब बराबर गैस के मोल प्रभाज गुणे कुल दाब। कुल दाब ये पी से हम डिनोट करते हैं, तो एक नया फार्मूला भी बन जाएगा कि गैस का आंशिक दाब P इक्वल टू हो जाएगा एक्स गैस इंटू कुल दाब। तो जो आपको इजी लगे, मान लीजिए आपको गैस का मोल प्रभाज दिया है और कुल दाब दिया है, आंशिक दाब निकालना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं तो आप ऐसे ही करके कर लीजिए, गैस के मोल्स रखिए, टोटल मोल्स रखिए, कुल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो दोनों तरीके हैं आपके पास, जैसा भी आपको इजी लगे। तो ये था पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो हेनरीज लॉ को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीकों से डिफाइन किया गया। शुरुआत में क्या हुआ, इस तरह से बोला गया कि किसी गैस की जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होती है, ठीक ना। लेकिन डाल्टन ने कहा कि भाई ऐसा है कि मोल प्रभाज भी एक फैक्टर होता है, और देखा ये गया कि अगर आंशिक दाब और मोल प्रभाज के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो सीधी रेखा मिलती है हमको। तो इस फॉर्म में ज्यादा एक्सप्रेस किया गया हेनरीज लॉ को। तो यही लॉ निकल के आता है कि आप चाहे तो ऐसे डिफाइन कर दें कि किसी गैस का आंशिक दाब, ठीक ना, विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका आप बिल्कुल जैसे इस तरह से कर लीजिए जैसे यहाँ मैंने बनाया है, कि बहुत लॉजिकल भी है कि अगर किसी गैस का आंशिक दाब यहाँ ज्यादा है तो डेफिनेटली उसका मोल प्रभाज यहाँ पर ज्यादा होगा। यानी किसी गैस का विलयन में मोल प्रभाज मतलब उसकी मात्रा, तो किसी गैस का विलयन में मोल प्रभाज द्रव की सतह पर, यानी विलयन की सतह पर कह दीजिए चाहे द्रव की सतह पर, विलयन की सतह पर उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा आंशिक दाब होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर गैस विलय हो जाएगी, अर्थात उसकी मात्रा यहाँ बढ़ेगी। चूंकि मात्रा को हम मोल प्रभाज के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो यहाँ मोल प्रभाज लिख दिया गया, यानी पार्शियल प्रेशर समानुपाती हो गया मोल प्रभाज के, ठीक है ना। तो ये पूरी बातें हो गई। इसमें हमने बताया था कि KH हेनरी स्थिरांक है जिसका वैल्यू अगर गैस की प्रकृति बदलेगी, जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन गैस लेते हैं तो उसके लिए हेनरी नियतांक का मान कुछ और होगा, HCl गैस के लिए कुछ और होगा, एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और गैस आप कौन सी डिसॉल्व कर रहे हैं, ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन गैस 25 डिग्री सेल्सियस पर डिसॉल्व करेंगे तो KH का मान कुछ होगा, लेकिन आपने अब की बार गैस नहीं बदला, ऑक्सीजन ही गैस है, लेकिन आपने 25 के बजाय 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तापक्रम। तो जैसे ही तापक्रम आप बदल देंगे KH का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी KH का मान अलग होगा, ठीक ना। तो दो चीजों से बदल रहा है, एक गैस के बदलने से और दूसरा टेम्परेचर के बदलने से। तो ये हो गया हेनरीज लॉ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आपको, और इसके नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा। अब हेनरीज लॉ के हम देखते हैं अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। अनुप्रयोग, ठीक ना, इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां कहां पर इस लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हेनरीज लॉ का। आपने देखा होगा सॉफ्ट ड्रिंक सभी ने ड्रिंक किया होगा, पिया होगा सभी लोगों ने। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक्स तमाम ब्रांड आते हैं उसके, तो उसमें क्या होता है कि CO2 गैस जो डिजॉल्व नहीं होती है उसको प्रेशर डाल करके, यानी बहुत अधिक दाब पर उसमें डिजॉल्व कर दिया जाता है, और डिजॉल्व करके उस जो बोतल है उसका ढक्कन बंद कर दिया गया। तो वही प्रेशर मेंटेन रहता है और उसी में डिजॉल्व रहती है। इसके बाद भी लिखा जाता है कि इसको आप चिल्ड सर्व करिए, मतलब बहुत ठंडा करके तब सर्व करिए। तो रीजन उसके पीछे क्या है, आपको भी बताया कि जैसे टेम्परेचर ज्यादा होता है गैस स्केप करने लगती है, मतलब जो घुली हुई गैस है वो बाहर निकलने लगती है, ठीक है ना।
तो उसका लॉजिक यही है कि जब आप उसको खूब ठंडा कर देंगे तो गैस धीरे धीरे निकलेगी, तब तक आप उसको पी लेंगे और आपको टेस्ट आएगा। ठीक है ना। तो ये भी हो गया कि कितनी गैस उसको डिजॉल्व करनी है, तो हम हेनरीज लॉ के बेसिस पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना प्रेशर लगाएं, कितनी गैस उसमें डिजॉल्व हो जाएगी, CO2 गैस। ओके, तो ये सॉफ्ट ड्रिंक में इसका एप्लीकेशन हो गया कि उसी के बेसिस पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना प्रेशर लगाएंगे, कितना हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घोलेंगे, क्या टेस्ट आएगा, ये सारी बातें। ठीक है ना। इसके अलावा एक देखिए कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, जो गहरे समुद्र में गोता लगाते हैं, अगर उनके ऊपर एक सिलेंडर बंधा हुआ देखते होंगे आप लोग कि जब वो गोता लगाते हैं तो उसमें एक्चुअली में ऑक्सीजन भरी होती है, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन O2 एंड N2। ठीक ना। अगर यही दोनों गैसें उसमें भरी हों उनके सिलेंडर में, तो जब वो सांस लेंगे तो यहां पर जो सतह पर हम लोग हैं, यहां पर प्रेशर कम है, तो जो ये मिक्सचर है लगभग 80% की नाइट्रोजन होती है, 20% के आसपास ऑक्सीजन होती है, ये मिक्सचर हमारे लंग्स में जाता है और इस प्रेशर पर, इस पार्शियल प्रेशर पर ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाती है और कोई समस्या हमको नहीं होती है। ओके, लेकिन जैसे हम गहराई में जाएंगे, तो जैसे गहराई में आप जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, गैस का पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। तो होगा क्या कि ये सारी गैसें जो नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं होती थी, ऑक्सीजन के साथ साथ ऑक्सीजन की तो सॉल्बिलिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, नाइट्रोजन भी घुलना शुरू हो जाएगी। और जब गोताखोर पानी से बाहर आएंगे तो ऑक्सीजन जो नाइट्रोजन गैस है, चूंकि वो डिसॉल्व होगी, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होगा, जब बाहर आओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रेशर कम होगा जो ब्लड में घुली हुई नाइट्रोजन है वो बाहर आ जाएगी, बुलबुले बन जाएंगे। और इसको बोलते हैं, जो ये बुलबुले फॉर्म होते हैं, ये ब्लड की जो फ्लो होता है, प्रवाह होता है कैपिलरीज में, धमनियों में, उसको रोक देते हैं और बहुत तेजी से पेन होता है। इसको हम बोलते हैं वेंट्स। क्या बोलते हैं? वेंट्स कहते हैं इसको, कि जो ये बुलबुले निकल आए और इस तरह से बहुत पेन होगा और स्थिति क्या हो सकती है, बहुत फेटल हो सकती है, बहुत घातक हो सकती है। ऐसी स्थिति में आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक ना। तो जब हमको इस बात की जानकारी हुई भाई हम कितना गहराई पर जाएंगे तो कितना प्रेशर, पार्शियल प्रेशर होगा और उसमें कितना डिसॉल्व हो जाएगा, तो हमको अब कैलकुलेट करके उसमें हम इसके साथ साथ और गैसें हमने सेलेक्ट करी जिसकी सॉल्बिलिटी उस दाब पर, जैसे गहराई में गए तो नाइट्रोजन ज्यादा घुलेगी, तो हम क्या करते हैं कि ऐसी गैस का चुनाव करेंगे जिसकी जो विलेयता है वो कम हो, जिसकी विलेयता कम हो। तो इसके लिए किसका सिलेक्शन किया गया? हीलियम गैस का। किसका? हीलियम गैस का। ठीक है ना। तो जब जो गोताखोर डीप सी डाइवर्स होते हैं, अब उनके सिलेंडर में ऑक्सीजन भी होती है, हीलियम भी होती है और नाइट्रोजन होता है, इन तीनों का मिक्सचर भर दिया जाता है। तो उससे क्या हुआ कि जब हमने नाइट्रोजन का कंटेंट कम कर दिया और हीलियम भर दिया, तो हीलियम उस दाब पर बहुत कम घुलती है, घुलती ही नहीं है। और चूंकि नाइट्रोजन का कंटेंट कम हुआ तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर भी कम हो जाएगा, तो ये भी कम डिसॉल्व होगी, बहुत कम डिसॉल्व होगी। तो इस तरह से जो डीप सी डाइवर्स हैं उनका मिक्सचर ये तैयार किया जाएगा तीनों का, और वही लेकर वो जाते हैं, तो उनकी जो है इस तरह की समस्याओं से अब उनको मुक्ति मिल जाती है। ठीक ना। तो जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, मतलब जो गोताखोर होते हैं, उनमें इन तीनों गैसों का अगर आप चाहो तो उनका परसेंटेज भी मेमोराइज कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। तो इसमें ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 32.1%, और नाइट्रोजन का जो होता है वो 56.2% होता है, और ये 11.7% हीलियम होती है। ठीक ना। ये परसेंटेज है, अगर आपको दशमलव में भूल भी जाता है तो कोई बात नहीं, एक एवरेज आपको 32, 56, 11 तो याद ही होना चाहिए, ऑलमोस्ट 12%। तो ये हो गया आपका कि जो डीप सी डाइवर्स होते हैं इस तरह का गैसेस मिक्सचर अपने साथ लेके जाते हैं, तो उनको ये समस्या वेंट्स वाली नहीं होती है कि बाद में उनके ब्लड से जो नाइट्रोजन है वो निकलेगी नहीं, क्योंकि डिसॉल्व ही नहीं होगी इस पार्शियल प्रेशर पर। अब एक अगला रीजन है कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, यानी बहुत ऊंचाई पर चले जाएं, तो आपको पता है कि जब ऊंचाई पर आप जाओगे तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनता किससे है? गैसों से ही। जो एयर होती है उसमें डिफरेंट गैसेस हैं, उन्हीं से बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ
कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, पहाड़ों पर जाएंगे, यहाँ पर पहुंचेंगे मान लीजिए, तो यहाँ पर जो गैस, डिफरेंट गैसेज है, उसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और भी गैसेज हैं। तो यहाँ ऊंचाई पर क्या होता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यानी आंशिक दाब कम होने लगता है, ठीक ना। तो जब ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होगा तो उस ऊंचाई पर हमारे ब्लड में वो कम डिजॉल्व होगी। कम डिजॉल्व होगी तो हमको क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी, और उसका रीजन होता है कि हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं या सोचने में हमारे गड़बड़ी हो सकती है, तो बेहोश हो सकते हैं। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एनॉक्सिया बोलते हैं, ठीक ना। तो ये कंडीशन आती है कहाँ पर, जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं, तो इसलिए वो एडॉप्ट हो करके जाते हैं, मतलब थोड़ी देर रुकेंगे, फिर उसके बाद फिर से जो है आरबीसी काउंट उनके अंदर बढ़ेगा, तो उसकी ऑक्सीजन को कैप्चर करने की पावर बढ़ जाती है, तो एडॉप्ट हो गए, फिर तब वो ऊंचाई पर जाते हैं। तो ये जैसे जैसे सीधा सा रिलेशन बन गया कि जैसे जैसे आंशिक दाब किसी गैस का कम होगा, उसकी सॉल्बिलिटी हमारे ब्लड में कम हो जाएगी, ठीक ना। यानी वही हेनरीज लॉ का हम अपने लाइफ के लिए उसका एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो अब हम सतर्क हो जाएंगे कि हमको भाई ऊंचाई पर जाना है, तो इतना प्रेशर वहां मान लीजिए हो जाता है, तो हमारी सॉल्बिलिटी इतनी हो जाएगी, वो हम पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यही एक फायदा है, किसका फायदा है, हेनरीज लॉ का। ओके, तो ये था दाब का जो प्रभाव पड़ता है सॉल्बिलिटी पर गैसों की, वो आपको समझाया हमने। अब इसके बाद टेम्परेचर के इफेक्ट को समझाने की कोई खास जरूरत है नहीं गैसों के लिए। यानी जो गैस किसी विलायक में यानी किसी द्रव में आप अगर घोल रहे हैं, तो सीधा सा रिलेशन है, ताप अगर बढ़ाओगे तो गैस निकल के क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, ठीक ना। क्योंकि गैस का जो घुलना है, हमेशा गैस जब भी विलयन में घुलती है तो उसका घुलना एक ऊष्माशोषी प्रक्रम ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है। और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है तो आपको बता रखा है कि ला-सातिल नियम के अनुसार अगर किसी का घुलना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और उसमें आपने ताप बढ़ा दिया, तो उस रिवर्स ऑर्डर में जाएगा, मतलब उस घुलना उसका बंद हो जाएगा। तो ये सेम चीज गैस के लिए भी फॉलो होगा कि अगर आपने गैस जो घुल रही थी जिस विलयन में, अगर उसका आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस की विलेयता कम हो जाएगी, नहीं गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो स्केप कर जाएंगे, एयर में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था विलेयता पर, गैस की विलेयता पर दाब का भी प्रभाव बता दिया आपको, ताप का भी प्रभाव पढ़ा दिया, ठीक है ना। तो अब इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट्स अपने प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई समस्या हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में अगला इसके आगे का कंटेंट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।